हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आपके रिटायरमेंट की आधी प्लानिंग पॉडकास्ट के पार्ट 1 में मैं कर चुकी हूं। आज है पार्ट 2 की बारी। बहुत सी नई चीज़ें आपको जानने समझने मिलेंगी, काम की बातें हैं। उदाहरण के साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पाराशर सर ने पॉडकास्ट में समझाई हैं। कुछ कहना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मेरे जो लंबे पॉडकास्ट रहते हैं इस चैनल पर, छोटे बात में आपके लिए मैं लेकर के आती हूँ, तो पूरी टीम की ये एक्स्ट्रा मेहनत रहती है। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कीजिए प्रेस, और अब आप देखिए इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। वो मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइए। सर, म्यूचुअल फंड की बात क्योंकि हम अक्सर ही करते रहते हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं म्यूचुअल फंड के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आज आप हमें कुछ सरकारी स्कीम के बारे में भी बताएं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की, तो मुझे लगता है उसमें एक ये भी कैटेगरी आती है। और ईपीएफ के थ्रू जब आपने खुद ही बताया कि वर्षों में कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, तो क्या आप आपकी फेवरेट कुछ 2-3 गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हमें बताएंगे जिसमें हम रिटायरमेंट का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? देखिए, मैं थोड़ा सा शालिनी जी एक कदम आगे जाऊंगा। मैं कहूँगा कुछ 5 मस्ट हैव्स होते हैं अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। अच्छा। 5 मस्ट हैव्स क्या हैं जो स्कीम्स के हिसाब से? एक तो आपके जो जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उसको कहते हैं, आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए SLR, सेफ्टी लिक्विडिटी रिटर्न्स। रिटर्न्स में भी रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। दूसरा एसेट एलोकेशन, कि कुछ पैसा, कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, कितना गोल्ड में होना चाहिए। तो ये 2-3 थंब रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेफ्टी, तो डेट जो पोर्शन होता है पोर्टफोलियो का, वो आपको स्टेबिलिटी देता है, सेफ्टी देता है। तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा सिर्फ रिटर्न्स की वजह से आप इक्विटी में लगा दें, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 100 रुपये, ऐसा नहीं कि 100 रुपये पूरा आपने इक्विटी में लगा दिया। आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें। और ये भी मैं आपको कह सकता हूँ अपने ऑडियंस से चेक करना कि कितने लोगों ने अपना रिस्क प्रोफाइल चेक किया आज तक। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं जब बाजार चल रहा होता है मैं तो बड़ा एग्रेसिव निवेशक हूँ, हाँ। जब बाजार गिरता है, नहीं भैया प्रिंसिपल कम हो गया, आज के बाद मैं इस मार्केट में नहीं आऊँगा। तो या तो हम बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं एग्रेशन के, या हम बिल्कुल कंजर्वेटिव हो जाते हैं। वो गोल्ड एंड सिल्वर में हम अभी देख भी रहे हैं कि जब पीक पे जा रहा था तो लोग खरीदते जा रहे थे, तो अब आप देखिए ईटीएफ के जो अभी आंकड़े आए हैं वो आए हैं कि लोगों ने धड़ धड़ पैसा निकाल लिया। तो अक्सर देखा है लोग, ज्यादातर निवेशक रिटर्न्स को चेज करते हैं। तो रिटर्न्स को आप चेज करते हैं, और जब वो रिटर्न्स ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं तब यूफोरिया बिल्डअप होता है। तब आप भी सुनते हैं आस पड़ोस में गोल्ड बढ़ गया, तो आपको फोमो होता है, तो आप कहते हो मैं रह गया, चलो आप डाल देता हूँ। हाँ। तो ये गलती आपने नहीं करनी। दूसरा, आपने कहा स्कीम्स, तो 5 जो स्कीम्स हर एक के पास होनी चाहिए मोस्ट लाइकली। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने से पहले आपके पास, अगर आप ब्रेड अर्नर हैं अपनी फैमिली के, तो आपके पास टर्म प्लान जरूर होना चाहिए। ये एक प्योर इंश्योरेंस है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। हाँ, आपको लगेगा कि यार पैसा वापस नहीं आएगा, तो इंश्योरेंस कंपनियों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला है ट्रॉप, टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो वो भी आपको मिल जाता है। तो आपको उसमें चुनाव करना है। ट्रॉप में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिल तो जाएगा पर उसकी शायद उतनी वैल्यू ना रहे। हाँ। पर आप प्योर टर्म प्लान लेके चलिए, जो आप जितनी यंग एज में आप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 25 साल में टर्म प्लान लिया, 1 करोड़ का लिया, तो आपको हो सकता है 8-10 हज़ार रुपये साल के देने। हाँ। अब 8-10 हज़ार साल के मतलब 1,000 रुपये महीने भी नहीं हुआ, और ये प्रीमियम अथाह जिंदगी यही रहने वाला है, तो आपको 8-10 हज़ार रुपये ही देने हैं सारी जिंदगी। लेकिन अगर आपने 40 में शुरू किया टर्म प्लान, तो आपको हो सकता है 20-25-30 हज़ार रुपये देने पड़े। अब 30 हज़ार रुपये आगे 20 साल देने पड़ेंगे। तो जितने यंग एज में आप अपना टर्म प्लान ले लें, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि अगर आपको कुछ हो गया तो भी आपके परिवार के खर्चे आराम से चलते रहेंगे। ये भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे डिपेंड करता है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो भी एक्सपेंस है, आपका जो भी इनकम है, आज मान लीजिए 10 लाख इनकम है, आपका पैकेज 10 लाख का है, तो 1 करोड़, 20 लाख का पैकेज है तो 2 करोड़। तो ये भी बड़ा सिंपल है। 2 करोड़, मान लीजिए आपको कुछ हो गया, तो जैसे मैंने पहले बोला था 2 करोड़ बैंक में रखेंगे 6% के हिसाब से, तो भी आपको आपका घर के खर्च चलते रहेंगे। तो हाँ। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, मैं 1 मिनट सर रोक के ये बात जरूर बोल दूं, क्योंकि पहले बड़े बूढ़े जो थे वो कहा करते थे, आप जैसे टर्म इंश्योरेंस की बात करो तो वो तुरंत कहते थे, अरे हम अभी जवानी में ही मरने का सोच लें क्या, कि हम अभी से टर्म इंश्योरेंस लेके रख लें। आप जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की बात कीजिए तो क्या हम अच्छे खासे भले चंगे बैठे हैं, हम अभी सोच लें कि हम बीमार हो जाएंगे, हम अस्पताल चले जाएंगे। तो वो जमाना अब जा चुका है, किसके साथ क्या हो जाए आज की तारीख में कोई नहीं जानता है। पंडित जी के पास जाकर के कुंडली मत मचवाने लगिएगा कि कितनी उम्र मेरी है,
आप बता दीजिए। अब पंडित जी ने हस्तरेखा देख के कह दिया कि जी आप तो 80-90 साल जियोगे, इससे कम जियोगे नहीं, तो उतने में ही लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। जैसा सर ने कहा, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देना है। हालांकि हम आज बात रिटायरमेंट प्लानिंग की कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने बड़ी अच्छी शानदार बात बताई है, तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये हर फैमिली की नीड है और वो आपके पास होना ही चाहिए। कैलकुलेशन बड़े आसान ढंग से सर ने समझा भी दिया। जी सर। दूसरा आपने बोल ही दिया जवाब, हेल्थ इंश्योरेंस। दिल्ली ऐसे शहर में कम से कम 10 लाख तक का तो आपके पास मेडिक्लेम होना ही चाहिए, क्योंकि एक लाइफ का झटका आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला देगा। मान लीजिए आपने 20-25 लाख रुपए जोड़ा है, एक बीमारी आ गई घर पे, सपोज आप देखते हैं कि हार्ट, और इंडिया आज की तारीख में आप चाहे हार्ट अटैक्स देख लीजिए, चाहे आप शुगर के केसेस देख लीजिए, और तीसरा कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जो खर्चे हैं, अगर आपके पास आइडियल मेडिक्लेम नहीं है, लेटेस्ट टाइप का जो न्यू एज मेडिक्लेम है, तो आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकती है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग, आपका रिश्तेदार हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स पैसा मांगते जा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि उस पेशेंट की चिंता करें कि पैसे लाने की चिंता करें। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को ना लाएं, मेडिक्लेम लीजिए, उसके ऊपर टॉपअप भी ले लीजिए। एक चीज मैं और ऐड ऑन करूं सर, जब आप कैश में दे रहे होते हैं ना, तो हॉस्पिटल पैसे भी ज्यादा लेता है। इंश्योरेंस वाला टेस्ट का दाम अलग होता है, और जब आप कैश में करवा रहे होते हो तो वही टेस्ट 500 में अगर आप इंश्योरेंस के थ्रू करवा रहे हो, खुद जब आप पैसा देते हो तो वही टेस्ट आपको 2000 का पड़ता है। मतलब हॉस्पिटल भी आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा होता है, तो बड़ी विकट स्थिति। एब्सोल्युटली राइट। और क्योंकि मेडिकल कंपनीज जो हैं वो चेक करेंगी कि आपने बिल कैसे बनाया है, तो उनको वो डर तो है ना कि अगर हमने ज़्यादा बिल बना दिया तो इंश्योरेंस कंपनी शायद वो पास ना करे, तो इसलिए वो बिल सही होते हैं ज़्यादातर। और हाँ, ये भी है कि उसको भी इंक्रीज कर देते हैं कि उनको लगता है कि इसका मेडिक्लेम तो अभी 20 लाख का, तो जितना बिल बना सकते हैं बनाओ। तो हम उस एंगल पे नहीं जा रहे हैं अभी एज एन इंडिविजुअल आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए, एक मेडिक्लेम होना चाहिए, फैमिली फ्लोटर। फिर बता दीजिए ना सर, आपने कहा कि 10 लाख अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, अगर टियर 2 टियर 3 सिटी है तो? शालिनी जी, आपको सरप्राइज होगा, कई कंपनी तो 5 लाख से कम का मेडिक्लेम दे ही नहीं रही है ही नहीं उनके पास। तो 5 लाख तो आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आप 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार रुपये और ऐड कर देते हैं तो आपको टॉपअप मिल जाता है, जो आपको 5 लाख का मेडिक्लेम को 20-25-30 लाख तक ले जाता है। तो आप उसमें भी आराम से, उसका प्रीमियम भी कम होता है, प्रीमियम बहुत कम होता है, तो कवरेज आपकी बढ़ जाती है। तो ये 2 चीज़ें तो पहले स्टेप्स आपके होने चाहिए। तीसरा, जैसा आपने बोला, मेन जो फिक्स्ड इनकम कंपनीज हैं, जो सरकारी कंपनीज हैं, जैसे ईपीएफ है मेरा फेवरेट। मैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ईपीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है। 8.2% आपको रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडिंग मिल रही है, टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे तो 11-12% के बराबर हो गया, क्योंकि टैक्स अगर 30% टैक्स ब्रैकेट है तो तब जाके 8.2% बनेगा, और ये सारा पैसा आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है। तो आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ईपीएफ जितना बढ़ा सकते हैं, हालांकि 2.5 लाख रुपए तक ही आप इसको रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी, बट 8.2% गारंटीड है। 2.5 लाख ईयरली, उसके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्सेबल आपकी इनकम बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। और इसके अलावा अगर आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें भी 8.2% रिटर्न मिल रहा है आपको। 21 साल तक ये आप जोड़ सकते हैं पैसा, बेटिया की 21 साल तक की उम्र तक का, और 8.2 में % के हिसाब से कंपाउंडिंग मिल रही है। आप उसके विवाह के लिए, उसके हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपके घर में बेटिया है तो वो और भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है। पीपीएफ में भी, अगर आप पीपीएफ में नहीं है तो पीपीएफ में भी जोड़ सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हालांकि यहाँ पे 15 साल का लॉक इन पीरियड है, बट मैंने कहा कभी कभी ये एडवांटेज भी देता है कि आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे 7.1% आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन टैक्स फ्री। तो आपको इससे कंपेयर करना है कि किसी फिक्स्ड इनकम स्कीम में कम से कम 10-10.5% रिटर्न मिल रहा हो, तब जाके आपको 7.1% टैक्स फ्री मिलेगा, क्योंकि उस पर टैक्स लग जाएगा। तो अभी भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है मेरे हिसाब से जो गारंटीड हो, 10-10.5% रिटर्न दे रही हो, और आपको टैक्सेबल देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है आपकी जो भी स्लैब रेट है। तो 30% का स्लैब रेट है तो भी 7% ही पड़ेगा। तो आप पीपीएफ में भी 1.5 लाख रुपए तक जोड़ सकते हैं हर साल। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स एडवांटेज तो मिलेगा ही, बट नहीं भी मिल रहा तो भी आप 7.1% टैक्स फ्री पैसा जोड़ रहे हैं।
इसके बाद गवर्नमेंट ने भी समझा कि इंडिया में लोगों के पास पेंशन नहीं है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट सरकारी लोगों के लिए आया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आया था, एनपीएस। फिर उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो ये भी बहुत अच्छा विकल्प है, नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं इसको। इसमें भी आप पैसा जोड़ सकते हैं, और ये जो पैसा है जब आप रिटायर होंगे 60 साल में, तो आपको 80%, 60% तो टैक्स फ्री मिल जाएगा, 20% पे आपको टैक्स देना, तो 80% पैसा तो आपको तभी मिल जाएगा। 20% का आपको मैंडेटरी एन्युटी या इंश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, जिससे आपको पेंशन आएगी। तो एनपीएस में जो रिटर्न बनती है, जिसमें टियर 1 की बात कर रहा हूँ, ना कि टियर 2 की, टियर 1 में आपको टैक्स एडवांटेज भी मिलता है, और आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिल रही है 10% के हिसाब से। 10%, 10 से 12% के करीब रिटर्न रहती है। और यहाँ पे एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिक हो रखा है एज वाइज, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इसमें इक्विटी एक्सपोजर कम होता जाता है। हाँ। और आप बाय ऑटो भी कर सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा भी सकते हैं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो इसको मैनेज कर रही हैं। आप चाहे तो एचडीएफसी का ले लें, चाहे तो आईसीआईसीआई का ले लें, जो पेंशन फंड मैनेजर आपको अच्छा लगता है आप उसका ले सकते हैं। अब इसमें एक विकल्प ये भी आ गया है कि आप 3-4 बार इसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं ज़रूरत आने पे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, बच्चे की पढ़ाई है या इमरजेंसी है मेडिकल, तो आप निकाल भी सकते हैं। थोड़ी सी लिक्विडिटी का भी एडवांटेज है। बट 60 साल तक अगर आप पैसा जोड़ते हैं और चाहे तो उसको 75 साल तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको निकालना ही 60 साल तक। आप 75 साल तक इसको कंटिन्यू करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती रहेगी, कॉर्पस बनता रहेगा, और वहाँ से आप चाहे तो विड्रॉ पैसा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे विकल्प हैं, जो सरकारी विकल्प हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ बना सकते हैं। बट इसके ओवर एंड अबव जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान, मेडिक्लेम, ईपीएफ या फिर पीपीएफ, चौथे नंबर पे मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड की एसआईपीज। यहाँ पे आप इक्विटी मार्केट का एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो आपको इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा। चाहे आप 80 साल के भी हैं, चाहे आप 60 साल के भी हैं, तो कुछ कंपोनेंट आपको इक्विटी में रखना पड़ेगा ताकि आप महंगाई को बीट कर सकें। वरना फिक्स्ड इनकम से, अब मान लीजिए आपको 7% रिटर्न मिल रही है और 6% इन्फ्लेशन है, तो वो भी टैक्सेबल है, तो आप महंगाई को, परचेजिंग पावर आपकी कम होती जा रही है। तो इसलिए कुछ कंपोनेंट आपको इक्विटी में रखना है। और मैं कहूँगा जितनी यंग एज में आप स्टार्ट करेंगे, उतना आपको एसआईपी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका कॉर्पस जल्दी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक 3 दोस्तों का एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। जो 3 इडियट्स के बड़े फेमस हैं, रांचो, फरहान और राजू। हाँ। अगर कोई 25 साल में 10,000 की एसआईपी करता है, और मान लीजिए वो 55 में रिटायर होता है, और हम मान के चलते हैं उसके पास 10,000 की एसआईपी है, और 25 साल में उसने स्टार्ट किया, 55 में वो रिटायर हो रहा है, तो 30 साल उसको मिल गए, राइट। तो 36 लाख रुपए उसने निवेश किए। 10,000 की एसआईपी, साल पे 1,20,000, 30 साल में 36 लाख, तो कितना कॉर्पस बन गया? 3 करोड़ रुपए। अब एज का हिसाब आप पूछ रहे थे। हाँ। अगर कोई 35 साल में शुरुआत करता है, मान लीजिए फरहान 35 साल में शुरुआत करता है, वही 10,000 की एसआईपी 35 साल में शुरुआत की, तो 20 साल बचे, 55 में रिटायर हो रहे हैं, तो कितना पैसा निवेश किया? 24 लाख रुपए। अब कॉर्पस कितना बना? 2 करोड़ रुपए। तो कहा, सॉरी 1 करोड़ रुपए। रांचो को 3 करोड़ मिले, हाँ। फरहान को 1 करोड़ मिला। अब कोई 45 साल में शुरुआत करता है, तो उसको रिटायरमेंट 55 में होना, तो 10 साल ही मिले, तो 12 लाख ही उसने निवेश किया, तो कितना बना? केवल 22 लाख रुपए। तो जितनी, आपकी कहानी में भी रांचो ही जीत रहा है। तो रांचो बिल्कुल जीत रहा है। तो जितना लंबा समय देंगे, रिटर्न्स को भूल जाओ, इनकम को भूल जाओ, जितना लंबा समय देंगे उतना आपका कॉर्पस ज्यादा बड़ा होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज्यादा एडवांटेज होगा। ये मैजिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो आइंस्टाइन ने बोला था। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क भी करता है। हाँ। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 4-5 में अगर आप देखें तो मेडिक्लेम, टर्म प्लान, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और एक एनपीएस, तो ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपने अपना रिटायरमेंट प्लान अच्छा बना लिया। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको करना क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेनी है, जहां पे आपके पास कॉर्पस है, तो 30 लाख रुपए आप उसमें निवेश कर सकते हैं। 5 साल तक आपको कंपाउंडिंग पैसा, क्वार्टरली पैसा आएगा, राइट। और 8.2% की रिटर्न फिक्स्ड गारंटीड, हालांकि टैक्सेबल है आपकी इनकम में, बट 8.2% आपको मिलेगा 5 साल तक।
और 3 साल आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों 60 साल के हैं, तो 60 लाख रुपए आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है आपकी वाइफ वर्किंग है नहीं वर्किंग है, ये हर एक के लिए ऑप्शन है। आप 60 लाख रुपए यहाँ निवेश कीजिए, 8.2% का रिटर्न आएगा और आप हर क्वार्टरली आपको पैसा आता रहेगा, आपके रेगुलर इनकम का खर्च यहाँ से निकलता रहेगा। और बाकी का पैसा अगर आपका ज़्यादा है तो आप उसको म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी ग्रोथ ऑप्शंस में लगा दीजिए, जहाँ पे 4-5 साल आपको पैसा निकालने की आवश्यकता ना हो। और इसमें शालिनी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम 3 बकेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको करना क्या है, 60 साल के सपोज मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो अगले 1-1.5 साल का पैसा, यानी कि मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च है, तो अपना 1.5 साल का पैसा 18 लाख रुपए आपने किसी लिक्विड फंड में रख दिया, सेविंग फंड में या लिक्विड फंड में रख दिया। उसके अगला जो पैसा है, जो 2 साल से 5 साल तक का पैसा है, वो किसी म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड फंड में रख दिया, जिसमें इक्विटी और डेट होता है। वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। 10% रिटर्न लेके चले आप, बैलेंस एडवांटेज फंड ले लीजिए, मल्टी एसेट एडवांटेज फंड ले लीजिए, तो 10% के करीब रिटर्न है। वहाँ से आप SWP करते जाइए। और उसके बाद अगर आपका रेगुलर इनकम खर्चे बच जाते हो जाता है पूरा, 30 लाख 40 लाख जो भी बचता है, वो आप इक्विटी ग्रोथ फंड ऑप्शंस में रख दीजिए, जहाँ पे 5 साल 6 साल में पैसा आपका अपने आप डबल होता रहेगा। हम कहते हैं रूल ऑफ 72, 12% की रिटर्न आ रही है। तो मान लीजिए आपका पैसा आपने 50 लाख रखा, तो 6 साल बाद 12% के हिसाब से 1 करोड़ हो जाएगा। तो फिर आप ये पैसा तीसरी बकेट से निकाल के दूसरी बकेट में ले आइए, और दूसरी बकेट का पैसा निकाल के कुछ पैसा आप 1 साल के लिए लिक्विड फंड में ले आइए। तो आपको कभी भी बाजार ऊपर नीचे जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो अगले 2 साल का पैसा लिक्विड फंड में पड़ा है। उसके बाद रेगुलर इनकम आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आ रही है, और दूसरा आपको SWP से आ रही है, जो कि टैक्स एफिशिएंट भी है, और आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और लास्ट का जो थोड़ा सा पैसा है 30 40 50 लाख, थोड़ा नहीं ज़्यादा, वो आपने ग्रोथ फंड में रखा हुआ है, जो हर 6 साल में डबल हो रहा है 12% के हिसाब से। तो इस तरीके से आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो एक है एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे SIP है, EPF है, NPS है, मेडिक्लेम है, NPS है। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे आपके पास लमसम पैसा है, वहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वहाँ पे हाइब्रिड फंड्स, जिसमें मैंने बोला बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर डेट फंड्स। और तीसरा आपके पास इक्विटी फंड्स हैं, ग्रोथ इक्विटी फंड्स हैं, जहाँ पे पैसा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हर 6 साल में डबल हो रहा है। बस ये दो चीज़ें आपको करनी है। मुझे लगता है शुरुआत में जो हमने बात की थी कि लोगों के पास रिटर्न में उनका रिटायरमेंट प्लान नहीं है, तो बना तो दिया आपने। नहीं शालिनी जी, 85 साल तक आपको अपना कैश फ्लो पता होना चाहिए कि इस साल मेरा 6% महंगाई बढ़ चुकी होगी। तो 2,85,000 अब 2,90 होगा, तो ये कहाँ से आएगा? और 3.5 लाख हो तो 85 साल के बाद विड्रॉ करूंगा, कितना बचेगा और कितने % इंटरेस्ट के रेट से वो बढ़ रहा होगा, ये पूरा आपका रिटर्न प्लान होगा। और आप चाहेंगे कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को भी कुछ गिफ्ट देके जाऊं, जिससे हम ज़्यादातर एक फिलॉसफी इंडिया में रही है, इसलिए रिवर्स मोर्टगेज नहीं चलता इंडिया में कि लोग घर खरीदते कहते नहीं ये तो मेरे बच्चों के लिए है। तो ये भी प्लान हो सकता है। फिलैंथ्रोपी भी प्लान हो सकती है कि आपको कुछ समाज में कुछ बेनिफिट के लिए कुछ पैसा दान करना है कि डोनेट करना है, तो वो भी आपको प्लान के पार्ट में रखना पड़ेगा। और हमने सर के साथ SWP के ऊपर, क्योंकि अभी आपने चर्चा की, वो हम पहले एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, एपिसोड नंबर 34। आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जाके चेक करेंगे तो आपको SWP का वो पूरा जो हमारा पॉडकास्ट है वो मिल जाएगा। एक ज़रूर यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। भारतीय तब निवेश करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स रहता है। मैंने ऐसे देखा है कि NPS में बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता था। जब आपको 80CCD के अंदर 50,000 का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अभी तो क्या है, ज़्यादातर लोग नई रिजीम में आ ही चुके हैं, तो उनको वो जो टैक्स बेनिफिट था वो मिल नहीं रहा है। तो वो जो एक फोर्सफुली निवेश NPS के अंदर था लोगों का, वो मेरे बहुत से लोगों को ऐसा पाया है सर कि वो उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि उनका पर्पस उस समय निवेश के लिए अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं थी, बल्कि जो टैक्स बच रहा था वो था। अब वो मिलना बंद हो गया है। तो क्या आप इस कैटेगरी में हैं, वो मुझे ज़रूर बताइए। और EPF वाली श्रेणी में अगर आप हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स करके आप जरूर और थोड़ा सा करेक्शन बताना चाहूँगा शालिनी जी, न्यू टैक्स रिजीम में भी NPS का लाभ है। आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको एग्जम्प्ट कराता है आपके इनकम में से, तो NPS न्यू टैक्स रिजीम में भी लाभदायक है। ये अलग से हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो एग्जम्प्ट हो जाता है आपकी इनकम में से। हालांकि पहले जो आप 1.5 लाख तक करते थे वो तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में, बट ये
कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट हो जाता है आपकी इनकम में से, तो थोड़ा सा आपको अभी भी एनपीएस एडवांटेज दे रहा है। तो मतलब जिन लोगों ने अगर रोक रखा है तो उनको वापस से निवेश शुरू करना चाहिए। कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसेट एलोकेशन मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, 60 साल के बाद टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है, और कुछ एन्युटी प्लान भी मिल रहा है जो आपको चाहिए ही होगा। हालांकि मैं उससे बहुत खुश नहीं हूँ कि 6-7% की रिटर्न बहुत अच्छी नहीं है, और एनपीएस को करना ये चाहिए कि आपको लिबर्टी देनी चाहिए कि वो पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल सकें, वहाँ से एसडब्ल्यूपी कर सकें ताकि ज़्यादा रिटर्न ले सकें। बट आने वाले समय में शायद ये भी इवॉल्व होगा, बट मेरे हिसाब से अभी भी बहुत अच्छा विकल्प। कुछ लोग अपना जो पैसा है वो गवर्नमेंट स्कीम में ही ज़्यादा सेफ मानते हैं, तो उनके लिए भी मुझे लगता है ठीक है अगर म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है। अब ये सारी चर्चा बीच में रोकते हुए मुझे आप बताइए कि इंटरनेट पे बड़ा छाया हुआ है फायर, अर्ली रिटायरमेंट लोगों को चाहिए, और खासकर मुझे लगता है जेनजी तो बड़ी बात कर रहा है कि भैया हम नहीं करेंगे तुम्हारे जैसे 60 साल तक काम, तुमने कर लिया, पिताजी ने कर लिया, वो तो ठीक था, हम नहीं करने वाले, हम पैशन फॉलो करेंगे अपना। तो ये सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका स्टेक क्या है, ये जो अर्ली रिटायरमेंट है आपके ख्याल क्या है उसके ऊपर बताइए। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि मनी सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड देता है वो देता है कि आप अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आप अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास पैसा है और आप अपने समय को कंट्रोल कर रहे हैं। आप जहाँ समय आप बिताना चाहते हैं, पैशन कह लीजिए, हॉबी कह लीजिए, या आपका जो भी एजेंडा है, वो आप अगर कंट्रोल करें तो बहुत अच्छी बात है। यही मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे हिसाब से। तो अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, और ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या आपको अपना पैशन पता है, जिसको हम इकिगाई कहते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ पता है। हाँ। क्योंकि 90% 98% लोगों को अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता होता, पैशन ज़्यादातर नहीं पता होता। एक हॉबी को आप कितने दिन पहाड़ पे जाके रह सकते हैं, एक हफ्ता रहने में तो मज़ा आएगा, क्या आप 6 महीने वहाँ रहना चाहेंगे जहाँ पे पानी भी नीचे से आना पड़ेगा? तो हो सकता है आपके प्लान्स चेंज हो जाए। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी हॉबी या पैशन है क्या, या मैं कौन सा काम करूँगा। अगर मेरे पास फ्रीडम आ जाती है तो ये काम मैं अगर करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि काम बंद कर देना है, चॉइस होनी चाहिए। काम रोकना नहीं है, मेरे पास चॉइस है कि मैं आज काम करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँ। अगर मैं करना चाहूँ तो क्या काम करना चाहूँ, और क्या मैं वो काम करना चाहूँ जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अच्छी है। पता लगा आपने बहुत प्रेशर करके, अपनी खर्चों को रोक के, आपने बहुत सारी सेविंग करके पैसा जोड़ तो लिया, पर जब आप रिटायर हुए तो आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अपना हॉबी और पैशन को जानें, पर्पस ऑफ लाइफ को जानें, तब ही आप इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का कॉन्सेप्ट अप्लाई। हाँ, जितना आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनी आपको वो फ्रीडम देता है कि आप अपना आने वाला समय कैसे बिताना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपकी जो भी इनकम है 50-60% आप सेव करें, और जो भी मैंने जैसा बोला, चाहे आप 40 में रिटायर होना चाहते हैं, चाहे 45 में, जो भी आज आपके खर्चे हैं उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 40 साल तक वो इन्फ्लेशन ऐड कर लें उस अमाउंट पे। और अगर वो गोल अचीव हो जाता है, या ये भी एक तरीका है कि आप अपने एक्सपेंस को ऐड 25x से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए मेरा खर्च 1 लाख रुपए, हाँ। तो अगर 25 लाख रुपए तक हो जाता है, मेरे पास आज है तो ठीक है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप चलते हैं, 1 लाख महीने खर्च है तो 12 लाख को 12 × 25 करना पड़ेगा, सॉरी, राइट। तो अगर आप इतना पैसा आपके पास है तो आप रिटायर हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली की कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, और ज़रूरी है अपना गोल, पैशन, इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ जो भी है उसको भी डिफाइन कर लें। कौन वो लोग हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ जिन्हें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइए अगर उनमें से आप सभी भी को चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम जिस पैशन की बात करें, मुझे लगता है मेरा काम ही मेरा पैशन है। मैं अगर एक हफ्ते की जगह 10 दिन छुट्टी पे चली जाऊं तो मुझे 10वें दिन होने लगता है कि ओ माय गॉड, आई एम मिसिंग माय कैमरा, आई एम मिसिंग माय वर्क, मुझे और इंटरव्यूज करने हैं। तो मेरा पैशन ही जब ये है तो मैं अर्ली रिटायरमेंट कैसे ले सकती हूँ? मैं तो मिस करने लगती हूँ उसके बाद। मैं जब चैनल में भी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं चाहे सुबह 4 बजे उठ के, और मुझे 6 बजे का पहला बुलेटिन लेना होता था, मैं उसके लिए भी बहुत एनर्जेटिक रहती थी। वैसे सोते सोते नहीं पहुंचती थी। तो आई डोंट नो वो कौन लोग हैं जिन्हें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, ये पहली बात। और दूसरी बात, जब आपका बच्चा छोटा होता है, आई मीन अगर आपने शादी नहीं की है या आपने फैमिली प्लान नहीं किया है तो एक अलग बात है सर, पर अगर
30-32 साल की उम्र में आपका बेबी हुआ, तो 13-14 साल का जिसका बच्चा है वो कैसे अर्ली रिटायरमेंट लेता है? बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है, मुझे समझाओ कमेंट सेक्शन में ये कैसे होता है, जानना चाहती हूँ मैं। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हुए मुझे ये तो समझ में आ गया कि टू लेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने बताया कि बहुत देर हो गई है ऐसा सोच के घबराने की जरूरत नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। लेकिन आइडल एज क्या है मुझे वो बताइए, क्योंकि आज मैंने नौकरी करना शुरू किया, अब मेरी पहली तनख्वाह जो मुझे मिली है उससे तो जाहिर सी बात है मैं अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लूंगी, मैं अपने पापा के लिए गिफ्ट लूंगी, मैं अपने लिए गिफ्ट्स लूंगी, तो मैं रिटायरमेंट के लिए तो पैसा नहीं बचाऊंगी सर। तो मेरी पहली सैलरी से तो मैंने नहीं बचाया, पर वो आइडल सैलरी कौन सी होती है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 25 साल 26 साल 28 साल, रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे सही एज क्या है? देखिए, अगर आप आइडल की बात करें तो पहली सैलरी से ही आपको रिटायरमेंट सेविंग करनी चाहिए। हाँ। और ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तो होता आपने है ना? किया था? मैंने नहीं किया था। हाँ, और मैंने भी मैं नहीं बिल्कुल यही कहूँगा कि अब लेकिन अपॉर्चुनिटी है यंग लोगों के पास, क्योंकि पहले इनकम भी कम थी और आज की तारीख में स्टार्टिंग इनकम भी अच्छी है। और दूसरी बात, लेकिन जो मेरी लर्निंग है, खर्च आपके हाथ में है, इनकम आपके हाथ में नहीं है। आपकी ग्रोथ आपके बॉस के हाथ में, मान लीजिए आपका अप्रेजल जो है, लेकिन जो खर्च है वो आपके हाथ में है। और ये बहुत अक्सर लोग पूछते हैं कि खर्च कैसे हाथ में है, क्योंकि हम एक फोमो वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि सभी घूम रहे हैं, सभी ट्रैवल कर रहे हैं, हम लिंक्डइन पे जाते हैं देखते हैं कि सभी का कैरियर ग्रो हो रहा है, सभी को प्रमोशन मिल रही है। तो बट आपका लाइफ कैसे चल रही है वो आपको ड्राइव करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की। आप दूसरों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि मेरी रिटायरमेंट तो मैं देख लूँगा कभी आने वाले समय में, या बच्चा देख लेगा, या बच्चा देख लेगा। वो बागबान देखेगा। वाली सिचुएशन मैंने आपको हाँ। बताई थी, वो भी अब बहुत मुश्किल है, तो आपको खुद ही देखना है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट सैलरी से आप थोड़ा सा जोड़ना शुरू कर दें, और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो हो रही है प्रोपोर्शनेटली अपना, जैसे अपना लाइफस्टाइल बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 3 लाख से 6 लाख हो गई, तो 3 लाख का ग्रोथ हुआ, तो 1.5 लाख रुपए तो आप अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करिए, पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग भी करिए। तो 50% जो भी आपकी इनकम ग्रो हो रही है उसको आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करते जाइए अपनी किसी भी गोल्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ रिटायरमेंट के लिए, चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग के लिए, घर के लिए। तो 50% आप उसको जोड़ते जाइए। 50% आप जिए भी, जिंदगी ना मिले दोबारा, आप इंजॉय भी कीजिए अपनी लाइफ को, बट साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए कि आपकी रिटायरमेंट आपकी जिम्मेवारी है, कोई और गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है, तो आपको ही करनी है। अब ये भी मुझे समझना है कि हम शुरुआती दिनों में ही अपने ऊपर इतना कर्ज लाद लेते हैं कि हमारे पास सेविंग्स नहीं बचती है इन्वेस्टमेंट के लिए। खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगी होम लोन का। प्रॉपर्टी के रेट्स हर शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और हम स्पेशली जिस एरिया में ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए मकान, वहाँ तो हमारा आउट ऑफ बजट ही होता है। स्टिल हमें वो लेना होता है, हम चाहे 2 BHK लें, 3 BHK लें या विला लें। तो मैं समझना ये चाहती हूँ कि जो 1 करोड़ का घर खरीद सकता है वो 1.5 करोड़ का ले रहा है, 1.5 करोड़ वाला 2 करोड़ का घर खरीद रहा है, जो 25-30 लाख में ले सकने वाले हैं वो भी मुझे लगता है 50 लाख में ले रहे हैं। तो ये जो हमारी लाइफ की ज़रूरत है सबसे बड़ी, रोटी कपड़ा मकान ही तो सिखाया गया ना सर, अब उसमें मकान तो यही है, तो मकान लेना भी है और 20 साल तक उसकी EMI भी चुकाते रहना है। तो क्या ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि शुरुआती दिनों में तो रेंट पे रहो, बहुत बाद में घर खरीदना, आप भी उसके फेवर में हैं? देखिए, एक डिपेंड करता है कि पहले तो आपकी जॉब कैसी है। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है, आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे कि IT कंपनीज़ में होता है, आज बेंगलोर में, कल को हैदराबाद में, या फिर गुड़गांव में है, तो नेचुरली फिर आप, अगर आपने घर खरीद लिया तो वो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। फिर उसको बेचने जाओ, फिर नया घर खरीदो, वो तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो शुरुआती दौर में जब आपका करियर है 5 साल 7 साल 8 साल, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप चाहे रेंट पे रहें, बट आप इन्वेस्ट करते रहें, सेव करते रहें। जितनी आप EMI देनी थी आप उतना आप इन्वेस्ट करते रहें, ताकि जब आप घर खरीदने जाएं तो आपके पास एक डाउन पेमेंट वाली जो चीज़ होती है वो आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि 90% आपको होम लोन लेना पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए आपने 20-25% भी आपने जोड़ रखा है तो आपकी EMI कम हो जाएगी, राइट। और 7-8 साल के बाद आपकी इनकम तो ग्रो कर ही रही है, तो जितनी आपकी EMI है उसका 25% 50% आप SIP करते जाएं। तो होगा क्या, 10-15 साल बाद आप अपना होम लोन भी निपटा देंगे जल्दी से जल्दी, और आपका कॉर्पस भी बड़ा हो चुका होगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए उसी शहर में रहना चाहते हैं,
वहीं सेटल होने वाले हैं, आपकी जॉब फिक्स्ड है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है या ऐसी जॉब है कि आप शायद शिफ्ट ना करें, तो आपको घर खरीदने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी देता है, सोशल सिक्योरिटी है। आप बहुत पीसफुल महसूस करते हैं कि मेरा अपना घर है, अपनी छत है, आपको रेंटल के इश्यूज़ नहीं बेयर करने पड़ते। तो वही पैसा आप SIP में लगा सकते हैं और आगे चल के ग्रो भी कर सकते हैं। तो इनिशियल ईयर्स में आपको अपनी जॉब देखनी है, किस तरीके की जॉब है। अगर ट्रांसफरेबल है तो बिल्कुल घर ना खरीदें, और अगर नहीं भी है तो भी 5-7 साल मैं कहूँगा कि वो अपनी डाउन पेमेंट जो होती है उसको जोड़ लें, फिर आप घर खरीदने को कंसिडर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 90% तो होम लोन नहीं लेना है, ये आपने बता दिया। 20 साल तक जो हम होम लोन लेते हैं वो ठीक हम कर रहे होते हैं? मतलब क्या होना चाहिए, कितना % डाउन पेमेंट होना चाहिए, कितने साल का लोन होना चाहिए आइडल सिचुएशन? देखिए, आइडल सिचुएशन तो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन रहने वाली है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। लेकिन होम लोन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना आप शुरुआती दिनों में आपका प्रिंसिपल कम जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है, और लेटर स्टेज पे आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, प्रिंसिपल ज़्यादा जाता है, तो आप एक डबल उसमें फंस जाते हैं। तो आप जब होम लोन लेने जाते हैं तो आपको कंसिडर करना है कि मुझे अगर क्लोज करना है लोन जल्दी, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या मैं EMI से ज़्यादा दूं तो लोन मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें अगर आप चेक करते रहते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए लाभदायक होगा। आप इस तरीके से लोन लीजिए कि आप जल्दी क्लोज कर सकें, या EMI से डबल आप ज़्यादा पैसा जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करते जाएं, ताकि आपका प्रिंसिपल कम हो, इंटरेस्ट कम बढ़ता ना जाए। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, लोग होम लोन चेक ही नहीं करते हैं कि मैं कितना दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, एक बैंक लोन से दूसरे बैंक लोन में शिफ्ट करो तो 50 पैसे का फ़र्क आ जाता है। हाँ। तो वो, लेकिन हम आलसीनेस की वजह से, लेजीनेस की वजह से चेक ही नहीं करते। तो अगर शिफ्ट हो सकता है तो वो भी शिफ्ट करें, तो आधा % का फ़र्क तो 10-15 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जितना लंबा लोन लें उससे फ़ायदा ये रहता है। होम लोन लेने के कई एडवांटेजेस भी हैं कि एक तो जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो अगर बैंक ने चेक कर लिया तो प्रॉपर्टी ठीक है, हाँ। तो ये आपका डर खत्म हो गया। और आप लोन ले रहे हो, टैक्स एडवांटेज भी मिलता था पहले। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आपको टैक्स एडवांटेजेस भी मिलते हैं, इंटरेस्ट पे भी मिलता है, प्रिंसिपल पे भी मिलता है, तो वो आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो मेरे ख्याल से जितना कम से कम EMI हो, कम से कम लोन टेन्योर हो, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरे एक फ्रेंड ने एग्जैक्टली वही बात बताई थी जो आपने अभी कहा कि हम में से ज़्यादातर लोग ये चेक ही नहीं करते हैं कि उनका जो होम लोन है या वो कितना % इंटरेस्ट दे रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, उसने ऐसी रैंडम एक बार बैंक को कॉल किया और बोला कि मुझे ट्रांसफ़र कराना है, मुझे दूसरे बैंक में अपना होम लोन शिफ्ट करना है। तो उन्होंने बोला, फिर उसके जो मैनेजर था उसने बोला फिर क्या, हाँ वो कम कर दिया। मतलब उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसने ना तो अपना शिफ्ट किया, ना होम लोन ट्रांसफर कराना पड़ा, बैठे बिठाए। और ये काम अगर उसने नहीं किया होता तो वो तो जितना दे रहा था होम लोन उतना देता रहता। तो ये चेक करते रहना बैंक के साथ Absolutely. बहुत जरूरी है। पैसा हमारा RBI के इंटरेस्ट रेट आते रहते हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो तो आप चेक करें कि आपका होम लोन कम हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ सर कि ज्यादातर लोगों ने जो होम लोन लिया है वो फ्लोटिंग रेट पे लिया है जी। उस समय हम यही सोचते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल यही होगा, लेकिन एक बार होम लोन लेने के बाद फिर सो जाते हैं। बिल्कुल। फिर कभी चेक नहीं करते कि अरे हमारा तो वो फ्लोटिंग रेट था। बिल्कुल। आपने ये गलती की है, मुझे कमेंट्स करके बताओ, और अगर आप उस गलती को सुधार नहीं पा रहे हो तो वो भी बताओ, हम तरीका बताएंगे आपको उसका। बिल्कुल जी। आप चलते चलते मुझे एक चीज आप बताएं, करियर के अर्ली स्टेज पे मैंने देखा है बहुत से लोग सेम पोजीशन पे होते हैं, सेम डेजिग्नेशन पे होते हैं, एक जैसी लाइफस्टाइल होती है, पर रिटायरमेंट आते आते कुछ लोगों की वेल्दी रिटायरमेंट होती है और कुछ लोगों की नहीं होती है, गरीबी वाली होती है। वो कौन सी गलतियां आप देखते हैं जो ये लोग करते हैं और उसको सुधारने की जरूरत है ताकि सबको वेल्दी रिटायरमेंट मिले? देखिए, वेल्दी होने के लिए आपको एटीट्यूड टुवर्ड्स वेल्थ आपको देखना पड़ेगा। मैं 2 स्टोरीज बताऊंगा जल्दी क्विक। एक 1800, आप टाइम भी लेके बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। 1888 में कैलिफोर्निया में एक ब्रिज बना। वो ब्रिज 2 शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता था। तो बताया गया कि जैसे आज की तारीख में आप टोल देते हैं, जब अच्छी रोड्स पे जाते हैं आपने देखा होगा टोल देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ये ब्रिज बना है तो इसका खर्चा तो पब्लिक को ही देना है, तो कैसे चार्ज करें कि इस ब्रिज का हमारा खर्चा भी निकल जाए। और देखा गया कि उस शहर में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, जैसा कि अक्सर हर शहर में होता है। तो किसी एक इंटेलिजेंट आदमी ने कहा कि जो लोग अमीर हैं वो टैक्स दे दें और जो गरीब हैं उनको फ्री कर देते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है? तो जी बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो शूज़ पहन के आया है
या चप्पल पहन के आया है वो अमीर है, जो बेचारा नंगे पैर है उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो जानते हो ये सिस्टम फेल हो गया। आप जानते हो क्यों? लोग जूते उतार के जा रहे हैं। यस तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते, वो उन्होंने जूते उतार दिए और वो नंगे पैर जाने लग गए और अपना टैक्स बचाया। और वहीं गरीब लोग कि लोग क्या कहेंगे, मैं गरीब ना लगूं, उधार लेके चप्पल ली या मांग के जूते पहने, खरीद के बेच के जूते पहने, हाँ, और टैक्स भी दिया कि मैं दिखूं ना मैं गरीब कि हूँ। मैं गरीब हूँ। तो ये अक्सर हमारी सोसाइटी में शो ऑफ जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो भरपूर है, भरा पड़ा है राइट। चाहे वो आपका दिल्ली में मोबाइल हम फोन या नोएडा है, में चाहे वो आपकी कार है। अब इसी से मैं आपको दूसरी स्टोरी पे जोड़ता हूँ। मेरे दो दोस्त रियल, एक फ्रेंड IIT एलुमनाई, IIM बैंगलोर, और उसके बाद फर्स्ट क्लास टॉप MNC कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिली। 4-5 साल अच्छा जॉब किया, डिप्टी CEO तक ग्रो किया, खूब पैसा बनाया। फिर एक स्टार्टअप शुरुआत करी, स्टार्टअप भी सक्सेसफुल हो गया, बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट, राइट। मतलब टू टू जिसे कहते हैं एकेडमिकली टू ब्रिलियंट, और प्रैक्टिकली किस्मत भी साथ दे रही है। स्टार्टअप भी चल गया, उसमें प्राइवेट इक्विटी ली, उसमें भी बहुत पैसा बनाया। फिर एक और कंपनी स्टार्ट करी, पर वो कंपनी नहीं चली के आसपास वहाँ पे गड़बड़ हो गई, और लोन लिया, लेकिन वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाई। अब इन भाई साहब का जो नेचर था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट, सब कुछ ठीक था, लेकिन एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी बड़ा डिफरेंट था। ये क्या करते थे, जो भी लेटेस्ट कार आई है, महंगी कार वो खरीदनी है, घड़ी सबसे महंगी होनी चाहिए, रॉलेक्स या उसके भी ऊपर टॉप ब्रांड जो है वही पहनने हैं, ड्रेसेस, स्टे करना है तो टॉप 5 स्टार होटल्स, घर भी जो है रूफटॉप पे पार्टी, प्राइवेट स्विमिंग पूल, बेस्ट ऑफ द लिकर्स जो हो सकता है। और यहाँ तक कि सब्जी भी खरीदनी है तो खुद नहीं जाना, नौकर जाते हैं, और वो भी नौकर भी दुकान पे नहीं उतर रहे हैं, वो भी 200 रुपये टिप दे रहे हैं कि सब्जी गाड़ी में ही आनी चाहिए। ये भी इनका गिलास टूट गया, वेटर को हज़ारों रुपए दे देना, एरोगेंस दिखाना, शो ऑफ दिखाना कि मैं बहुत अमीर हूँ। और दूसरा मेरा दोस्त जो बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास से आया था, सिंपल ग्रेजुएट, नो IIT एलुमनाई, स्टार्टेड अ मैनेजरियल लेवल जॉब विद सम स्किल, कुछ स्किल उसने हायर किया, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करते रहे, मेहनत करते रहे, सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे। 2-3 BHK हाउस, पहले 2 BHK हाउस, फिर 3 BHK हाउस, सिंपल नॉर्मल कार, नॉट हाई फाई लग्जरी कार, नॉर्मल कार, राइट। मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, नॉर्मल कार। बच्चे भी डिसेंट स्कूल में पढ़ते थे, नॉट वेरी अल्ट्रा हाई स्कूल, क्योंकि AC बसेज ही हैं, सब कुछ वही है, नॉर्मल स्कूल में बच्चे पढ़े। जब ये दोनों मिले, यू विल बी सरप्राइज्ड, द पर्सन जो IIT एलुमनाई थे वो बैंकरप्ट हो चुके थे, उधार पे जीवन काट रहे थे, और ये जो हैं इन्होंने 2 करोड़ उसी टाइम एक NGO को दान में दिया। उनके बच्चे बिल्कुल सक्सेसफुल, क्योंकि सिंप्लिसिटी से जुड़ के नीचे से आए थे, हाँ। मेहनत करी थी, और कोई शो ऑफ नहीं, कोई स्टाइल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, राइट। तो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास पैसा है तो आपको महंगी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि आपको महंगी कार या आपको वॉचेस नहीं खरीदनी चाहिए, बिल्कुल खरीदनी चाहिए। बट अगर आप पैसे को लेके कैजुअल हैं या सेव नहीं करते, इस जो सिंपल आदमी था इसने एक चीज़ अच्छी करी, इसने पहले ही महीने से, जो आप पूछ रहे थे, शुरुआती दौर में ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और SIP शुरू कर दी। और जब ये 35 साल 40 साल बाद रिटायर हुए तो इनके पास करोड़ों रुपए थे, क्योंकि जैसे से ये ग्रो किए, इन्होंने स्टेप अप भी किया, पैसा कंपाउंड भी हुआ, खर्चे कम थे, एक्सपेंसेस कम थी, इनकम बढ़ती गई, तो प्रोपोर्शनेटली अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखा। तो ये एक सक्सेसफुल आदमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने अपने पैसे को अच्छे से मैनेज किया। तो अगर आप दोनों कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें, और जितना आपकी इनकम ग्रो करे उसका 50% अपनी सेविंग करें, इन्वेस्ट करें, तभी आप एक अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना कोई भी एसेट अपने बच्चों के नाम पे ना करें जब तक आप जिंदा हैं। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्टेड लाइफ जीनी है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका बैंक बैलेंस है या म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, आप उसको अपने नाम पे रखें, और विल करते भी हैं
तो अपनी अपनी डेथ के बाद अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र करें, तब उसके बाद बच्चों को दें। बच्चों को अपना समय दें, गिफ्ट्स दें, जो मर्जी करें, लेकिन अपना एसेट्स जो है कभी भी अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र ना करें टिल द टाइम यू आर लिविंग। दिस विल गिव यू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ। दिस इज कॉल्ड रिटायर रिच, लिव, जिंदगी जिसे ना मिले दोबारा वैसी वाली जिंदगी आप जिए। बहुत शानदार सर। मैं तो सिर्फ यही समझ पा रही थी कि रिटायरमेंट हम कैसे एक अच्छी मनी के साथ, कॉर्पस के साथ करें, पर मुझे लगता है आपने तो पूरा जीना ही बता दिया। विल तक की बात आपने सिखा दी और बहुत काम की बात है ये सारी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो आपके दोनों फ्रेंड्स का जो एग्जाम्पल आपने दिया, उसके बाद हम समझ पा रहे हैं कि क्यों ये कहावत कही गई है। और दूसरी बात, चप्पल उतार के ही चलना है। उसको जेब में रख लेना, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कौन सा जूता है, कौन सी चप्पल है। मींस शो ऑफ। हाँ राइट, वो दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। अब ये लोग कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे आपका टेक अवे आप जरूर कमेंट में बताएंगे। लेकिन बहुत मजा आया सर। मुझे कितने पैसे बचाने हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और रिटायरमेंट तक कितना कॉर्पस होना चाहिए, और उसके बाद तक का 85 ईयर्स तक का पूरा खाका आपने खींच दिया है। अब लिखा कितने लोगों ने वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा टेक अवे आज का यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपसे जो मैंने सीखा वो सबसे पहली बात ये है कि रिटर्न में मेरे पास होना चाहिए कि मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है, दिमाग में नहीं रखना है मुझे। और आपके कुछ अच्छे जो आपके व्यूअर्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ रिटर्न प्लान फॉर देम आल्सो। क्या बात है, लॉटरी लग गई आप लोगों की। फिर कमेंट आप करो और सर उनके लिए प्लान तैयार कर देंगे। इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का मुझे। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच शालिनी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू डिस्कस विद यू। थैंक यू सर।